नमस्कार, मेरा नाम खुशबू राव है। आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे के मौके पर मैं सिलीगुड़ी के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जो कि एम्स में काम कर चुके हैं, उनसे ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आपसे कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स मोस्टली पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जब किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज होता है तो वो और उसके परिवार वाले बहुत ही चिंतित हो जाते हैं कि अब शायद ये हमारे साथ नहीं रहेगा, ये बचेंगे नहीं। तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द ब्रेन ट्यूमर ऑलमोस्ट 50% ऐसे होते हैं जिनका कि सही टाइम पे ट्रीटमेंट किया जाए तो वो लगभग ठीक हो जाता है। 20-30% तो ऐसे होते हैं जो कि अर्ली ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट होने से क्योर हो जाता है, मतलब वो फिर दोबारा होता नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जनरली वो सब पेशेंट हेडेक के साथ होते हैं। प्रोग्रेसिव हेडेक होता है, मतलब कि हेडेक धीरे धीरे या तो बढ़ता जाता है या वो हेडेक अपना नेचर बदलता है। सिर्फ आगे हो रहा है, ब्रेन सर के आगे के हिस्से में हो रहा है, या फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे सर में हो रहा है, या फिर उसके साथ साथ उल्टियाँ होना, आँखों में अंधेरा छाना, या फिर देखने सुनने में कोई तकलीफ़ होना, कई बार मिर्गी का दौरा आ जाता है। तो ये सब लक्षण साथ में होता है। इस तरह के जब पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास तो बहुत चिंतित आते हैं कि क्या करना चाहिए आगे हमें। आम जन में जो ये बात आती है कि इस तरह हमें ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, हम बचेंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। तो मेरा अगला सवाल है, अगर मुझे हेडेक हो रहा है, कंटिन्यूअसली हेडेक हो रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल हेडेक है या ब्रेन ट्यूमर की वजह से है? जो हेडेक होता है आजकल, जैसा हम लोगों का लाइफ स्टाइल है, जो छोटे छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम बहुत यूज़ करते हैं और छोटी उम्र में ही उनको पढ़ाई का बहुत सारा टेंशन और आसपास के जो माहौल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एग्रेशन आता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोगों को हेडेक होता है। और इस हेडेक का एक जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो टाइप है वो माइग्रेन होता है और या फिर टेंशन हेडेक। जनरली जो हेडेक पूरा हम मान लें कि 100% 100 लोगों को हेडेक हो रहा है, तो वो 100 लोगों में लगभग 90% पेशेंट को हेडेक इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है। नींद नहीं आना, टेंशन की वजह से, इन्हीं सब की वजह से होता है। जनरली जो 100 में से 1-2 पेशेंट होते हैं जिनको कि हेडेक हो रहा है, खाली हेडेक हो रहा है, वो ट्यूमर की वजह से होता है। तो मेरा अगला सवाल है आपसे कि अगर कोई पेशेंट ओपीडी में ये कंप्लेन लेकर आए कि मुझे कुछ महीने से हेडेक हो रहा है, तो आप इसे ब्रेन ट्यूमर के लिए कैसे डायग्नोस करते हैं? एक तो सबसे पहले हमें जो क्लिनिकली पेशेंट में जो सिम्टम होता है उससे हम लोग एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं कि हाँ, इनको कुछ तो ब्रेन में प्रॉब्लम है, लीजन है। तो उसके बेसिस पे हम लोग उनको क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद हम लोग उनको भेजते हैं एमआरआई करने के लिए, जो कि आज के टाइम में ईज़िली अवेलेबल है। छोटे छोटे शहरों में आजकल एमआरआई लग गया है, तो इसमें जो इसका बेस्ट अवेलेबल डायग्नोस्टिक टूल है वो एमआरआई ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट है। जब ये कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करते हैं तो उसमें लगभग 99% ट्यूमर हमें दिख जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये डायग्नोसिस करते हैं। मेरा अगला सवाल है सर आपसे, मैंने किसी न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था कि डिले डायग्नोसिस की वजह से 30-40% मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या होता है कि जब हेडेक होता है किसी पेशेंट्स को, या फिर थोड़ा बहुत कुछ और वीकनेस इनिशियल टाइम में जब रहता है, तो लोग आसपास के दुकान से या जो अपने आसपास के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखा लेते हैं।
और दिखाने के बाद फिर उनको जो ओवर द काउंटर मेडिसिन रहता है तो वो लेकर के हेडेक कम हो जाती है और इसमें डिले हो जाता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हमारे पास डिलेड आते हैं उसमें ट्यूमर का एक तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, दूसरा ट्यूमर नॉर्मल ब्रेन के ज़्यादा हिस्से को ख़राब कर चुका होता है। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट में यदि हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली प्रोग्नोसिस उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि जो पेशेंट बेनाइन ट्यूमर के साथ डायग्नोज होते हैं या ग्रेड 1 ट्यूमर के साथ डायग्नोज होते हैं, वैसे पेशेंट्स में थोड़ा डिले होने से भी प्रोग्नोसिस ख़राब नहीं होता, वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जबकि ग्रेड 2, 3 या फिर हाई ग्रेड के कैंसर्स जो कि ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और बहुत एग्रेसिव होता है, उन लोगों में मॉर्टेलिटी डेफिनेटली बहुत बढ़ जाता है। बेनाइन ट्यूमर जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड पेशेंट हो, जो कि जब तक कि बहुत ऐसे जान पे आफत ना आ जाए तब तक न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाते या अच्छी जगह पे नहीं दिखाते, वहाँ पे ट्यूमर डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। फिर उसमें लाइफ थ्रेटनिंग और भी चीज़ें हो जाती हैं, ब्रेन बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। तो वैसे पेशेंट्स में फिर मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है। अगला सवाल है, क्या सारे ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी करना जरूरी है या फिर कोई और ऑप्शन अवेलेबल है ट्रीटमेंट के लिए? जितने भी ब्रेन ट्यूमर हैं उसमें डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें बायोप्सी करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना बायोप्सी के वो ट्यूमर का टाइप और मॉलिक्यूलर मार्कर ये हमें पता नहीं चलेगा, मतलब डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें जब भी ट्यूमर डायग्नोज हो तो बायोप्सी कराना चाहिए। अब बायोप्सी का क्या तरीका है कि हम लोग, यदि सुपरफिशियल ट्यूमर है मतलब कि बाहर की तरफ है, तो वैसे ट्यूमर्स में हम लोग डायरेक्ट सर्जरी की ही बात करते हैं। वैसे ट्यूमर में बायोप्सी, सिर्फ बायोप्सी लेकर के कुछ बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वो सुपरफिशियल ट्यूमर है। ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट को उतनी ही एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, उतना ही उनको मॉर्टेलिटी या फिर जो कॉम्प्लिकेशन है वही रेट लगभग रहता है। तो सुपरफिशियल ट्यूमर जितने भी होते हैं उसमें हम लोग डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के लिए पूरी सर्जरी ही करते हैं। जो हाई ग्रेड ट्यूमर या फिर डीप सीटेड लीजन रहता है, मतलब कि अंदर की तरफ, ब्रेन के अंदर के हिस्से में, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ से कि ब्रेन का बहुत ज़्यादा फंक्शन कंट्रोल होता है, वो सब जगह में हम लोग स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी या नेविगेशन गाइडेड बायोप्सी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन या इंट्रा ऑप कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होते हैं। तो सर्जरी तो हर एक पेशेंट में चाहिए, चाहे वो छोटा ट्यूमर हो, बड़ा ट्यूमर हो, किसी तरह का भी ट्यूमर हो, हमें आगे ट्रीटमेंट करने के लिए बायोप्सी करना ही है, सर्जरी करना ही है। हाँ, ये देखना पड़ता है कि ये किस जगह का ट्यूमर है और कितना बड़ा ट्यूमर है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ ब्रेन ट्यूमर सर्जरी? इसका कितना ज़्यादा सक्सेस रेट है? यदि देखा जाए तो यदि ट्यूमर लो ग्रेड का है या फिर बेनाइन ट्यूमर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्यूरेटिव होता है, मतलब क्योर हो जाता है, एक बार सर्जरी होने के बाद क्योर हो जाता है। सेकेंड ग्रेड या फिर हायर ग्रेड का ट्यूमर, उसमें हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराना पड़ता है आगे। और हायर ग्रेड ट्यूमर में रिकरेंस रेट बहुत हाई है, मतलब जितना हम लोग ट्यूमर निकालते हैं उतना बड़ा ट्यूमर अगेन 3 to 6 मंथ में आ जाता है, और उसको रोकने के लिए रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कराते हैं। फिर भी कई लोगों में लगभग 1 से 1.5 साल में ट्यूमर का साइज़ उतना ही बड़ा हो जाता है और लाइफ फिर काफ़ी कम बचती है ऐसे पेशेंट्स में। जबकि जो ग्रेड 2 ग्रेड 3 के ट्यूमर होते हैं उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है, 5 years 10 years तक रहती है। जो बेनाइन ट्यूमर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, बेनाइन ट्यूमर्स में सक्सेस रेट 100% होता है। अब मैं रैपिड फायर क्वेश्चन करने जा रही हूँ आपसे। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको कुछ शब्दों में उसका जवाब देना होगा। ठीक है। मेरा
अगला सवाल है सर आपसे, क्या सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसरस होते हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, सारे ब्रेन ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं। 30% के आसपास बेनाइन ट्यूमर होते हैं और ऑलमोस्ट 10 to 15% ट्यूमर ग्रेड 1 होता है और बाकी 40% to 50% के आसपास ट्यूमर हाई ग्रेड का होता है, ग्रेड 2, 3 and 4। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, मेमोरी लॉस या पर्सनालिटी चेंजेस क्या ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं? डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर किस जगह का है। यदि ब्रेन ट्यूमर फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब कि आगे की तरफ हो या फिर लेफ्ट टेम्पोरल लोब के आसपास इस साइड में हो तो वो अपने आप जो पेशेंट का स्पीच है, मेमोरी है, उसको अफेक्ट करता है और ऐसे पेशेंट्स कई बार डिसीजन लेने में काफ़ी परेशान रहते हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पाते, चीज़ों को याद नहीं रख पाते। बाकी पेशेंट्स में यदि कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या मोबाइल फ़ोन और रेडिएशन से ब्रेन ट्यूमर हो सकता है? मोबाइल फ़ोन से तो अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है जिससे कि ब्रेन ट्यूमर हो, लेकिन जो लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के आसपास जैसे कि हॉस्पिटल में सीटी मशीन्स के आसपास, एक्सरे मशीन्स के पास काम करते हैं या फिर थर्मल एनर्जी के लिए यूज़ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उस सब जगह में काम करते हैं, उन लोगों को पूरे बॉडी में कैंसर होने का चांसेस रहता है, ट्यूमर होने का चांसेस रहता है। तो वैसे ही चांसेस ब्रेन ट्यूमर का भी होने का रहता है। मेरा अगला सवाल है, क्या ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट के बाद फिर से हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, यदि ट्यूमर या तो छूट गया हो ऑपरेशन के टाइम में किसी भी कारण से या फिर ट्यूमर हाई ग्रेड का हो, ग्रेड 2 से ऊपर का ट्यूमर हो तो रिकरेंस के चांसेस होते हैं। मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, क्या MRI की रिपोर्ट 100% एक्यूरेट होती है ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए? अभी तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन MRI ही है और उसमें लगभग 100% ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका Thank you. टाइम देने के लिए। आप Thank you. अपने ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि जिनको भी लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है, आपको ऐसा फील होता हो, तो आप किसी अच्छी जगह पे दिखाएं, जो इसके डॉक्टर होते हैं, न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट, उनको जा कर के मिलें और इनका सही से डायग्नोसिस करवा करके ट्रीटमेंट लें, क्योंकि नहीं तो आपका जो टेंशन लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा और आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और इसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।